नमस्ते, मैं हूं रविंद्र गौतम और आप देख रहे हैं कमोडिटी टुडे पर बिग पिक्चर। आज हम बात करेंगे उन खबरों की जो अलग अलग देशों से हैं, अलग अलग विषयों पर हैं, लेकिन एक ही बड़े सवाल से जुड़ी हुई है। जब दुनिया में वॉर है, ट्रेड रूट्स बाधित हैं, लॉजिस्टिक्स महंगी हैं और सप्लाई चेन हिली हुई है, तो भारत कैसे अपने एक्सपोर्टर्स को बचाए, कैसे अपनी एग्रीकल्चरल स्ट्रेंथ को पहचाने और कैसे खुद को ग्लोबल फूड और ट्रेड मैप पर और मजबूती से स्थापित करें। तो सबसे पहले नजर डालते हैं आज की बिग पिक्चर में कि कौन कौन सी खबरें शामिल हैं। तो पहली, आरबीआई ने एक्सपोर्टर्स को बड़ी राहत दी, 450 दिन का एक्सपोर्ट क्रेडिट 30 जून तक बढ़ाया। और दूसरी, कजाकिस्तान ने चाइना के साथ $125 मिलियन के एग्रीकल्चर डील्स किए और भारत को इस पर नजर रखनी होगी। तीसरी, महाराष्ट्र सरकार ने वाधवन पोर्ट के पास 1200 एकड़ का वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एग्रीकल्चरल मार्केट बनाने का ऐलान किया। चौथी, इंडिया की एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ने कहा कि ईरान वॉर से देश की फार्मिंग सप्लाईज पर कोई बड़ा असर नहीं होगा, फर्टिलाइजर स्टॉक्स पर्याप्त हैं। और पांचवी खबर है, चाइना के रिसर्चर्स ने वेटलैंड प्लांट वेस्ट से फॉस्फोरस रिच फर्टिलाइजर बनाया, एक ऐसी खोज जो ग्लोबल फर्टिलाइजर क्राइसिस का जवाब दे सकती है। 5 खबरें, 5 मोर्चे और एक ही बिग पिक्चर। तो चलिए एक एक करके समझना शुरू करते हैं सभी खबरों को। तो पहली खबर है, आरबीआई की राहत, 450 दिन एक्सपोर्टर्स के लिए लाइफलाइन बने। तो दोस्तों, पहले एक जरूरी बैकग्राउंड है जो उसका समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। जब कोई भारतीय एक्सपोर्टर विदेश को माल भेजता है तो वो पहले माल बनाता है या प्रोक्योर करता है और उसके बाद भेजता है, फिर पेमेंट का वो इंतजार करता है और इस पूरी प्रोसेस में उसे लोन चाहिए, वर्किंग कैपिटल। वो लोन प्री शिपमेंट क्रेडिट और पोस्ट शिपमेंट क्रेडिट के रूप में उसको मिलता है। पहले यह लोन 270 दिन के लिए मिलता था, लेकिन नवंबर 2025 में जब यूएस टैरिफ वॉर चरम पर था, तब आरबीआई ने एक्सपोर्टर्स को राहत देने के लिए इसे 270 से बढ़ाकर 450 दिन कर दिया। और अब 31 मार्च 2026 को जब यह डेडलाइन आई तो आरबीआई ने इसे और 3 महीने एक्सटेंड कर दिया, 30 जून 2026 तक। क्यों? सवाल यह है कि क्यों कर दिया? क्योंकि वेस्ट एशिया में युद्ध है, हॉर्मुज बंद है, शिपिंग रूट्स बदले हैं, फ्रेट महंगा है और एक्सपोर्टर्स कह रहे थे जो पेमेंट टाइमलाइन पहले थी वो अब फिजिकली पॉसिबल नहीं है। तो आरबीआई ने इन सभी रिप्रेजेंटेशंस को सुना और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ट्रेड रिलीफ मेजर्स डायरेक्शंस 2026 जारी किए। इसके तहत 3 बड़े फैसले। पहला, प्री शिपमेंट और पोस्ट शिपमेंट दोनों के लिए 450 दिन का क्रेडिट 30 जून तक किए गए सभी डिस्पर्सल्स पर लागू होंगे। दूसरा, एक्सपोर्ट प्रोसीड्स रियलाइज करने और रिपाट्रिएट करने की टाइमलाइन जो पहले 9 महीने थी, उसे नवंबर 2025 में 15 महीने हुई थी और वो 15 महीने ही रहेगी। तीसरा, अगर पैकिंग क्रेडिट फैसिलिटी में शिपमेंट डिस्पैच नहीं हो सकी तो एक्सपोर्टर डोमेस्टिक सेल प्रोसीड्स से ये किसी दूसरे एक्सपोर्ट ऑर्डर की प्रोसीड्स से उसे सेटल कर सकता है। यह सब रेगुलेटेड एंटिटीज पर लागू है, कॉमर्शियल बैंक्स, कोऑपरेटिव बैंक्स, एनबीएफसी फैक्टर्स सभी। तो इस राहत का जो सबसे ज्यादा फायदा है वो किसको होगा, यह हमारे लिए जानना जरूरी है। तो सबसे ज्यादा फायदा होगा एमएसएमईज को, टेक्सटाइल्स, इंजीनियरिंग, केमिकल्स, एग्री प्रोडक्ट जो थिन मार्जिन पर काम करते हैं, जिनके पास फाइनेंशियल कुशन सबसे कम है और जो वेस्ट एशिया क्राइसिस में सबसे ज़्यादा चोक हुए हैं, सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट कॉशन भी है जो आरबीआई ने साथ में दिया है। आरबीआई ने इस पर क्या कहा है? आरबीआई ने कहा है कि बैंक्स को यह सुनिश्चित करना है कि यह रिलीफ एवरग्रीनिंग के लिए इस्तेमाल ना हो, यानी पुराने स्ट्रेस्ड लोन्स को नए लोन की आड़ में छुपाया ना जाए। यानी राहत है लेकिन पूरी जिम्मेदारी के साथ है। यह फैसिलिटी ओरिजिनली नवंबर 2025 में यूएस टैरिफ वॉर्स के जवाब में आई थी। उस वक्त टारगेट था टैरिफ शॉक और आज टारगेट है वॉर शॉक। उद्देश्य वही है कि ट्रेड फ्लो को जीवित रखना। 25 मार्च को हमने रोड टेप की कहानी देखी थी, 6 दिन की राहत दी थी, लेकिन चौतरफा दबाव के बाद इसे 6 महीने के लिए सरकार ने और बढ़ा दिया है और आज आरबीआई ने 3 महीने की राहत दी है। तो दोनों मिलाकर एक सिग्नल है कि सरकार और आरबीआई
दोनों एक्सपोर्टर्स की तकलीफ समझ रहे हैं, लेकिन यह स्ट्रक्चरल सॉल्यूशन नहीं है, यह इमरजेंसी क्वेश्चन है और हमें स्ट्रक्चरल सॉल्यूशन की तरफ बढ़ना होगा, रूट कॉज में जाकर ट्रीटमेंट करना होगा, ना कि दर्द होने पर पेन किलर को इलाज के रूप में देखना होगा। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। तो दोस्तों, एक ऐसी खबर जो भारत से नहीं है लेकिन भारत के लिए बहुत ही जरूरी है। 1 अप्रैल 2026 को कजाकिस्तान के ट्रेड और इंटीग्रेशन मिनिस्टर एक डेलीगेशन के साथ चाइना गए। वहां एक फोरम हुआ, एक्सपोर्ट टू चाइना संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन सिलेक्शन। पहले ही दिन, सिर्फ एक दिन में कजाकिस्तान ने चाइनीज पार्टनर्स के साथ $125 मिलियन के एक्सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट्स साइन किए। प्रोडक्ट्स में थे फीड फ्लोर, ऑयल सीड्स और अन्य एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स। 25 कंपनियों का डेलीगेशन, आटा, तेल, वसा, हनी, डेयरी, कन्फेक्शनरी, सब के सब डायरेक्ट B2B डील्स। मंत्री जी ने कहा कि कजाकिस्तान चाइना रिलेशन एक इटर्नल कंप्रेहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के लेवल पर पहुंच गए हैं। ये याद रखिए इन्होंने क्या कहा है। और नंबर्स देखिए दोस्तों, कजाकिस्तान और चाइना के बीच ट्रेड 2023 में $41 बिलियन था और 2025 में $48.7 बिलियन। लगातार ग्रोथ। दोस्तों, यहाँ पर एक बड़ा सवाल है कि चाइना दुनिया का सबसे बड़ा फूड इंपोर्टर है। वो राइस, ऑयल सीड्स, फीड, डेयरी सब कुछ इंपोर्ट करता है और कजाकिस्तान उसे सिस्टमेटिकली टारगेट कर रहा है। 25 मार्च को हमने देखा कि चाइना ने भारत के राइस शिपमेंट्स GMO के नाम पर रिजेक्ट किए। यानी चाइना इंडिया पर नॉन टैरिफ बैरियर्स लगा रहा है, लेकिन कजाकिस्तान को वो GMO टेस्ट नहीं कर रहा। कजाकिस्तान के ऑयल सीड्स और फीड फ्लोर पर चैलेंज नहीं कर रहा, क्योंकि कजाकिस्तान चाइना के लिए एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर है और इंडिया को अभी स्ट्रेटेजिक पार्टनर नहीं माना जा रहा है, ट्रेड पार्टनर माना जा रहा है। कजाकिस्तान के पास 9 कंटेनर कम है, इंफ्रास्ट्रक्चर कम है, प्रोडक्ट वैरायटी कम है, लेकिन उसके पास एक चीज़ है जो इंडिया के पास नहीं है, डिप्लोमेटिक प्रॉक्सिमिटी टू चाइना। यह भारत के लिए एक लेसन है, सबक है। फूड एक्सपोर्ट्स सिर्फ फार्मिंग की बात नहीं है, वो डिप्लोमेसी की भी बात है। जिस देश से डिप्लोमेटिक टाइज मजबूत हैं उसके माल में GMO नहीं ढूंढा जाता और जिस देश से टाइज कमज़ोर हैं उसके माल में ट्रेस अमाउंट्स पर भी रिजेक्शन होती है। SCO संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एक प्लेटफॉर्म है, कजाकिस्तान उसे फूड एक्सपोर्ट के लिए यूज़ कर रहा है। इंडिया भी SCO का मेंबर है, लेकिन क्या इंडिया इस प्लेटफॉर्म को अग्रेसिवली इस्तेमाल कर रहा है? यह सवाल अपने आप में बिग पिक्चर है। तो अब चलते हैं महाराष्ट्र के 1200 एकड़ के सपने पर। जी हाँ दोस्तों, ये एक ऐसी खबर है जो एम्बिशियस है, एक्साइटिंग है, लेकिन इसके साथ ही कुछ सवाल भी उठाती है। महाराष्ट्र सरकार ने ऐलान किया है कि वाधवन पोर्ट के पास पालघर जिले में 1200 एकड़ पर एग्रीकल्चरल मार्केट बनाया जाएगा। कितने पर बनाया जाएगा? 1200 एकड़ पर। और यह दावा किया जा रहा है कि यह दुनिया की सबसे बड़ी एग्रीकल्चरल मार्केट होगी। मार्केटिंग मिनिस्टर जय कुमार रावल ने बताया कि यह मार्केट रोड, रेल, पोर्ट और एयरपोर्ट सभी से कनेक्टेड होगी। यानी किसान का माल खेत से निकला, ट्रक से मार्केट पहुंचा और वहां प्रोसेसिंग हुई, रेल या रोड से पोर्ट और वहां से इंटरनेशनल बायर्स तक। ये विजन बड़ा है, सुनने में अच्छा लग रहा है, समझने में भी अच्छा लग रहा है और इसकी जरूरत भी बड़ी है। वाधवन पोर्ट खुद एक मेगा प्रोजेक्ट है, 76,220 करोड़ रुपए का। जी हाँ, 76,220 करोड़ रुपए का यह प्रोजेक्ट है। JNPA और महाराष्ट्र मैरीटाइम बोर्ड ज्वाइंटली इसे बना रहे हैं। 2034 तक कंप्लीट होने का लक्ष्य भी है। दुनिया के टॉप 10 पोर्ट्स में जगह मिलने का अनुमान भी है और 24 मिलियन TEUs की कैपेसिटी। यानी जब वाधवन पोर्ट बनेगा तो उसे फीड करने के लिए एग्रीकल्चरल गुड्स चाहिए और अगर पास में ही एक 1200 एकड़ की मार्केट हो, स्टोरेज हो, प्रोसेसिंग हो, ग्रेडिंग हो, तो किसान का माल डायरेक्टली वहां से इंटरनेशनल बायर्स तक पहुंच सकता है। यह आइडिया साउंड है, यह लॉजिक साउंड है, लेकिन दोस्तों एक व्यवहारिक सवाल खड़ा होता है। वो व्यवहारिक सवाल क्या है? तो वाधवन पोर्ट 2034 में कंप्लीट होगा। 1200 एकड़ की मार्केट, उसका टाइमलाइन क्या है?
लैंड एक्विजिशन कब तक होगी, इन्वायरमेंटल क्लियरेंसेस कब तक मिलेंगी, इंफ्रास्ट्रक्चर कब बनेगा। और कजाकिस्तान ने $125 मिलियन के डील्स आज साइन किए हैं क्योंकि उनके पास आज इंफ्रास्ट्रक्चर है, आज लॉजिस्टिक्स हैं। भारत के पास विजन है, महाराष्ट्र के पास एम्बिशन है, लेकिन एग्जीक्यूशन का ट्रैक रिकॉर्ड जो है वो मिक्स्ड है दोस्तों। इस मार्केट की घोषणा अगर सिर्फ घोषणा ही रह गई तो यह किसानों के लिए कुछ नहीं बदलेगा, लेकिन अगर इसे 2029-30 तक ऑपरेशनलाइज किया जाए, जब वाधवन पोर्ट का पहला फेज कंप्लीट हो, तो यह इंडिया की एग्री एक्सपोर्ट स्टोरी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट हो सकता है। विजन है, अब हमें इंप्लीमेंटेशन देखना होगा। अब बढ़ते हैं एक अगली खबर की तरफ। एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री का बड़ा दावा, ईरान वॉर का असर खेती पर नहीं। जी हां दोस्तों, अब वो खबर जो सुनकर राहत मिलती है, लेकिन थोड़ी जांच भी जरूरी है। भारत के एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने कहा है कि ईरान वॉर का देश की फार्मिंग सप्लाईज पर कोई सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट नहीं होगा। इफ्को और अन्य फर्टिलाइजर बॉडीज ने इस बात को कंफर्म किया है कि हमारे पास स्टॉक्स एडिकेट है, सप्लाई चेन्स मॉनिटर हो रही हैं, अल्टरनेटिव सोर्सेज पर काम हो रहा है। तो यह सुनकर राहत तो मिलती है दोस्तों, लेकिन इसे कॉन्टेक्स्ट में देखिए। हॉर्मुज से दुनिया का 30% से ज़्यादा फर्टिलाइजर गुजरता है। ईरान, कतर, सऊदी अरेबिया बड़े फर्टिलाइजर एक्सपोर्टर्स हैं। 25 मार्च को हमने देखा था कि हॉर्मुज की वजह से खरीफ सीजन में फर्टिलाइजर की उपलब्धता का सवाल उठा था। तो मिनिस्ट्री का दावा कितना वेरीफाइड है, इस पर हम बात करते हैं। पहली बात, इंडिया ने पहले से रबी सीजन के लिए फर्टिलाइजर स्टॉक्स बिल्डअप किए थे। यह प्लानिंग की बात है और यह सच है। इफ्को ने फरवरी और मार्च 2026 में ही बफर स्टॉक्स बनाए थे। और दूसरी बात, खरीफ सीजन जून जुलाई में शुरू होता है और अभी अप्रैल का दूसरा दिन ही है, यानी अभी फिलहाल स्टॉक्स एडिकेट हैं। यह सच हो सकता है, लेकिन क्या हॉर्मुज अगले 3-4 महीने भी बंद रहा? यदि बंद रहा तो खरीफ के लिए फर्टिलाइजर सप्लाई का क्या होगा? तीसरी बात, साउथ अफ्रीका में हमने देखा था कि वहां के एग्रीकल्चर मिनिस्टर कह रहे थे कि हमारा क्रूड अफ्रीका से आता है, मिडिल ईस्ट से नहीं आता है, लेकिन फिर भी साउथ अफ्रीका में फ्यूल राशनिंग हो रही है क्योंकि ग्लोबल प्राइस शॉक सबको अफेक्ट करता है। यानी मिनिस्ट्री का यह स्टेटमेंट शॉर्ट टर्म कंफर्ट तो है, लेकिन मीडियम टर्म रिस्क अभी भी रियल है। इंडिया ने अल्टरनेटिव सोर्सेज की तरफ काम शुरू किया है, यह पॉजिटिव है। रशिया, कनाडा, मोरक्को ये फॉस्फेट और पोटाश के अल्टरनेट सोर्सेज हो सकते हैं। और इसी संदर्भ में चाइना की वो खोज देखिए जो हमारी 5वीं खबर है, जो एक नई उम्मीद लेकर आई है। जी हां, चाइना की ब्लैक गोल्ड खोज, फॉस्फोरस का नया जन्म। दोस्तों, ये वो खबर है जो साइंस से आती है, लेकिन जिसका असर दुनिया की खेती पर पड़ सकता है। चाइना के रिसर्चर्स ने एक नई प्रोसेस विकसित की है, हाइड्रोथर्मल कार्बोनाइजेशन। जी हां, हाइड्रोथर्मल कार्बोनाइजेशन। इसमें वेटलैंड प्लांट्स का वेस्ट जो पोषक तत्वों से भरा होता है, उसे कंट्रोल्ड हीट और केमिकल्स से ट्रीट किया जाता है। नतीजा, फॉस्फोरस रिच हाइड्रोकार, एक स्लो रिलीज फर्टिलाइजर जिसे ब्लैक गोल्ड कहा जा रहा है। अब इसकी खासियत क्या है? तो फॉस्फोरस जो क्रॉप्स के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है न्यूट्रिएंट है, वो नॉर्मली वाटर में लीच हो जाता है, यानी फर्टिलाइजर डाला लेकिन वो मिट्टी में टिका नहीं, पानी में बह गया, नदियों और तालाबों को पॉल्यूट किया, किसान को दोबारा डालना पड़ा। इस हाइड्रोकार में फॉस्फोरस स्टेबलाइज होता है, स्लो रिलीज होता है, यानी एक बार डालो धीरे धीरे मिट्टी को मिलता रहता है। वेस्टेज कम है, पॉल्यूशन कम है, एफिशिएंसी ज़्यादा है। और रॉ मटेरियल वो वेटलैंड प्लांट्स का वेस्ट जो अदरवाइज नदियों और झीलों में सड़ रहा था। यह एक न्यूट्रिएंट लूप बंद करने की कोशिश है, जो फास्फोरस पानी में था वो खेत में वापस। अब ये इंडिया के लिए क्यों रिलेवेंट है? तो इंडिया फास्फेट फर्टिलाइजर यानी डीएपी का बड़ा इंपोर्टर है। मोरक्को, जॉर्डन, सऊदी अरेबिया ये भारत के प्रमुख फॉस्फेट सोर्सेज हैं और इनमें से कुछ हॉर्मुज के जरिए आते हैं। और अगर इंडिया इसे अडॉप्ट करे तो फॉस्फेट इंपोर्ट्स पर डिपेंडेंसी हमारी कम हो सकती है। इंडियन वेटलैंड्स में भी ऐसी बायोमास प्रचुर मात्रा में है, ये अभी रिसर्च फेज में है। कमर्शियल स्केल पर आने में कुछ साल लग सकते हैं, लेकिन दिशा सही है। जब ग्लोबल फर्टिलाइजर सप्लाई चेन डिस्ट्रप्टेड है, तब ऐसी इनोवेशंस असल में मायने रखती हैं। द बिग पिक्चर कंक्लूजन। तो दोस्तों, आज हमने 5 खबरें देखी। आरबीआई की 450 दिन की एक्सपोर्ट क्रेडिट रिलीफ,
कजाकिस्तान का चाइना के साथ $125 मिलियन का डील और महाराष्ट्र का 1200 एकड़ का एग्री मार्केट विजन और एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री का फर्टिलाइजर एश्योरेंस और चाइना के रिसर्चर्स का फॉस्फोरस वाला ब्लैक गोल्ड। जी हाँ, तो ये पांचों खबरें अलग अलग लग सकती हैं दोस्तों, लेकिन इनका एक कनेक्टिंग थ्रेड है और वो कनेक्टिंग थ्रेड एक ही है। दुनिया बदल रही है, हॉर्मुज बंद है, रशिया का गैसोलाइन बाजार से जा रहा है, ग्लोबल सप्लाई चेन्स हिली हुई हैं और इस सब में जो देश, जो सिस्टम, जो किसान सबसे तेज अडेप्ट करेगा, सबसे मजबूत खड़ा रहेगा दोस्तों। जी हाँ, ध्यान रखिएगा, सबसे मजबूत खड़ा रहेगा। आरबीआई की रिलीफ एक डिफेंसिव मूव है, अच्छी है, जरूरी है, लेकिन यह एक कुशन है, सॉल्यूशन नहीं है। कजाकिस्तान की डील एक ऑफेंसिव मूव है। जी हाँ, ये एक ऑफेंसिव मूव है। छोटी इकोनॉमी है, लिमिटेड प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन स्ट्रेटेजिक क्लैरिटी है। चाइना को टारगेट करो, एसईओ को प्लेटफॉर्म बनाओ, एग्री एक्सपोर्ट्स ग्रो करो। भारत एसईओ का मेंबर है, 26 नए मार्केट्स आइडेंटिफाई किए हैं, लेकिन एग्जीक्यूशंस पर अभी और काम होना चाहिए, काम करना पड़ेगा, काम की जरूरत है। और महाराष्ट्र का 1200 एकड़ का एग्री मार्केट एक विजनरी मूव है। अगर एग्जीक्यूट हुआ तो गेम चेंजर है, और अगर सिर्फ अनाउंसमेंट रहा तो एक और मिस्ड अपॉर्चुनिटी। टाइमलाइन और अकाउंटेबिलिटी जरूरी है। जी हाँ, फिर से मैं कह रहा हूँ, टाइमलाइन और अकाउंटेबिलिटी जरूरी है। एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री का फर्टिलाइजर एश्योरेंस एक रीएश्योरिंग मूव है, शॉर्ट टर्म के लिए सही है, लेकिन अगर हॉर्मुज 3 से 4 महीने और बंद रहा तो खरीफ सीजन की रियल टेस्ट तभी हो पाएगा। और चाइना का फॉस्फोरस हाइड्रोकार एक फ्यूचर फेसिंग मूव है। अभी रिसर्च है, लेकिन यही दिशा है। नेचुरल वेस्ट से न्यूट्रिएंट्स रिकवर करो, इंपोर्ट्स पर निर्भरता घटाओ। दोस्तों, इन पांचों को मिलाकर एक बड़ा सवाल भी उभरता है कि भारत एक तरफ डिफेंसिव है, आरबीआई रिलीफ दे रही है, मिनिस्ट्री एश्योरेंस दे रही है, दूसरी तरफ ऑफेंसिव भी हो रहा है, महाराष्ट्र का विजन है और आईआरईएफ ने 26 नए मार्केट्स के टारगेट दिए हैं, लेकिन डिफेंसिव और ऑफेंसिव के बीच एग्जीक्यूशन की एक बड़ी दीवार है। कजाकिस्तान $125 मिलियन की डील्स इसलिए साइन कर पाया क्योंकि उसके पास एक डेलीगेशन था, प्लेटफॉर्म था और प्रोडक्ट रेडी कंपनीज थी। भारत के पास कजाकिस्तान से ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं, जी हाँ, आप जानते ही हैं, और ज़्यादा फार्मर्स हैं, ज़्यादा लैंड है और ज़्यादा डाइवर्सिटी है। लेकिन क्या भारत के एग्री एक्सपोर्टर्स उसी तरह से ऑर्गेनाइज्ड हैं? क्या उनके पास वो डिप्लोमेटिक एक्सेस है? और क्या महाराष्ट्र का 1200 एकड़ का हब उन्हें वो प्लेटफॉर्म देगा जो कजाकिस्तान के एक्सपोर्टर्स को किंग डाउस में मिल रहा था? चाइना का फॉस्फोरस हाइड्रोकार एक रिमाइंडर है, इनोवेशन से फर्टिलाइजर डिपेंडेंसी घट सकती है, लेकिन इनोवेशन तब आती है जब रिसर्च में इन्वेस्ट होता है, और हमें रिसर्च में और अधिक इन्वेस्ट करना ही होगा, और इंडिया के एग्रीकल्चरल रिसर्च में इन्वेस्टमेंट हमारी बढ़ानी ही होगी। और यह वेस्ट एशिया क्राइसिस एक अपॉर्चुनिटी भी है दोस्तों। जी हाँ, जो देश रिलायबल फूड सप्लायर बनेगा, जो कंसिस्टेंटली डिलीवर करेगा, जिस पर दुनिया भरोसा कर सकेगी, वो अगले दशक का एग्रीकल्चरल पावर हाउस बनेगा। और भारत उस रेस में है, लेकिन रेस जीतने के लिए सिर्फ होना काफ़ी नहीं है, स्ट्रेटेजी और एग्जीक्यूशन और कंसिस्टेंसी तीनों एक साथ चाहिए, और यही है आज की बिग पिक्चर। धन्यवाद, नमस्ते।